जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके YouTube चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, BSSC इंटर लेवल का टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लाया हूं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक से। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बुक से ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। आज से मैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो बुक आई है उसका प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा। आज ये पहला वीडियो है और इससे पहले मैं यूटेरिया बुक का पूरा प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। 15 प्रैक्टिस सेट था, उससे मैं करवा चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट में शामिल है, जाके उसे चैनल के प्लेलिस्ट में देखें और उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, करंट अफेयर का भी मैं ला रहा हूँ। करंट अफेयर भी स्पीडी बुक से मैं लाया हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज में। आज प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट नंबर क्या है? पहला नंबर है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट चट्टान है जो किस प्रकार की चट्टानें होती है, ये प्रश्न है। तो ग्रेनाइट चट्टान एक अग्नेय चट्टानें होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो अग्नेय चट्टानें होती है। अग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें अग्नेय चट्टानें होती है। यदि अपसादी चट्टानें के बारे में देख ले तो कुछ अपसादी चट्टानें एक रूपांतरित चट्टानें होती है। ठीक है, अपसादी चट्टान एक रूपांतरित चट्टान होती है। इससे कुछ बनते हैं क्या? जैसे अपसादी चट्टान सेल क्या है? अपसादी चट्टान है, उससे सलेट बनता है। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट को रूपांतरित होकर संगमरमर बनता है। अपसादी चट्टान, चूना पत्थर और डोलोमाइट अपसादी चट्टान से बनते हैं और ये रूपांतरित होकर के संगमरमर बनता है। चौक एवं डोलोमाइट रूपांतरित होकर के संगमरमर बनता है। बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर के क्वार्टरजाइट बनता है और कांग्लोमेरेट तथा बड़े कणों वाली अग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर के क्या बनते हैं? तो क्वार्टरजाइट बनते हैं। और अग्नेय चट्टान का कुछ उदाहरण देख ले हम लोग। अग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चेंज होकर के रूपांतरित होकर के किसमें होता है? नीस बनता है। बेसाल्ट रूपांतरित होकर के एम्फीबोलाइट या सिस्ट बनता है। इसी प्रकार रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी सेल निम्न है: स्लेट से फाइलाइट से सिस्ट और ग्रेबो से सर्पेंटाइट। तो हमसे पूछा है ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो यह एक अग्नेय चट्टानें है। ग्रेनाइट चट्टानें अग्नेय चट्टानें हैं और ग्रेनाइट से क्या बनता है? तो नीस बनता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किसमें दिया गया है? सुंदरवन। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरवन का डेल्टा है जो सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी के सम्मिलित रूप से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। किससे? सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। और कुछ और नदियों के मुहाना के बारे में देखिए गंगा नदी के बारे में, तो चापाकार डेल्टा जो मुहाना बनाता है, चापाकार डेल्टा कौन नदी बनाता है मुहाना? नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो चापाकार प्रकार का डेल्टा बनाता है। डेल्टा का आकार पूछा गया है। यदि आपसे पूछ लिया कि चापाकार प्रकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी, नील नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है वो चापाकार प्रकार का डेल्टा होता है। पंजाकार डेल्टा, तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जो डेल्टा बनता है उसे क्या कहते हैं? पंजाकार डेल्टा। पक्षी के पंजाकार का डेल्टा कभी कभी पूछता है कौन बनता है, तो मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी के द्वारा। और ज्वार नदमुख डेल्टा भारत में नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा है, ज्वार नदमुख प्रकार का डेल्टा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सुंदर डेल्टा किन दो नदियों से बना हुआ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद बताता है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद
15 का 2 यह बताता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 15 का 2 यह बताता है कि एक नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। 15 क्या है? मूल अधिकार है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी भी नागरिक को प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यदि 14 के बारे में देखें, 14 का 2 के बारे में देखें तो 14 के 2 के तहत साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 16 का 1 में क्या है? तो 16 के 1 के तहत संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास का शर्त आरोपित कर सकती है। और 17 का 1 में है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का 2 है जो किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां और सड़क पर सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 में निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों को समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया से? नहीं, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कोलंबिया से, केन्या से और इंडोनेशिया से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी कितना होता है? 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी होता है 111.32 किलोमीटर। यदि आपसे पूछते 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना किलोमीटर होता है तो 111.32 किलोमीटर होता है दोस्तों। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा उसी को कहते हैं और विषुवत रेखा भी उसी को कहते हैं। दिन और रात कब बराबर होता है? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों का नाम मैं बता दूंगा। भूमध्य रेखा है कुल कितना देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देश में एशिया का 3 देश, भूमध्य रेखा है जो एशिया के 3 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये 3 देश एशिया का है जो भूमध्य रेखा इन तीनों देश से गुजरती है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। दक्षिण अमेरिकी देश का 3 देश कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। ये दक्षिणी अमेरिका के 3 देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। और अफ्रीका के 8 देश से गुजरती है भूमध्य रेखा। अफ्रीका के 8 देश से। कौन कौन देश है अफ्रीका के? तो युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबॉन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और साओ एंड प्रिंसेप। तो ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका महाद्वीप के देश से गुजरने वाले भूमध्य रेखा है। तो कुल मिलाकर कितने देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा? 13 देशों से। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है, जिसमें से एशिया के 3 और दक्षिण अमेरिकी देश से 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है कि किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। और अफ्रीकी महाद्वीप से कितना हो गया? 7। तो कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन आसियान का सदस्य नहीं है? वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, बांग्लादेश या म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। बांग्लादेश है जो आसियान देशों का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आसियान का देश बांग्लादेश नहीं है। आसियान का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये होता है आसियान का फुल फॉर्म। आसियान में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है, उन सभी का संगठन है आसियान। इसमें इस सम्मेलन में सदस्य हैं म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। ये देश हैं जो किसके? आसियान के सदस्यों से संबंधित है। आसियान में कुल कितने देश
सदस्य हैं तो 10 देश सदस्य है, इसमें से बांग्लादेश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा के बारे में दिया हुआ है। भारत तथा किस देश के बीच से सीमा रेखा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और किससे बनाती है? तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चाइना के साथ बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारत तो चीन के साथ मैकमोहन रेखा बनाती है। यदि हम देखें भारत और पाकिस्तान के साथ, तो भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और पाकिस्तान के साथ। और उसी प्रकार कुछ और हम इम्पोर्टेंट रेखा के नाम बता देता हूं जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि हम देखें डुरंड रेखा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है डुरंड रेखा। और 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ भी है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ, परंतु भारत इसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग 24वीं समांतर रेखा को नहीं मानते हैं, ठीक है, केवल पाकिस्तान मानता है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच का रेखा मैन रहीम रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के साथ है। जर्मनी और पोलैंड के साथ हिंडनबर्ग रेखा। जो 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच सीमा रेखा बनाता है, 49वीं समांतर रेखा। और मैग्नी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस में। मैग्नी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंग सान सू की जो एनएलडी को नेत्री है किस देश से संबंधित रखती है? तो म्यांमार से संबंधित रखती है। आंग सान सू की कहाँ की है? म्यांमार की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। आंग सान सू की को 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। कहाँ? 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का संबंध नौकादौड़ से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नौकादौड़ से एडमिरल कप का संबंध है, ठीक है। यदि टेनिस का कप के बारे में देखें तो लावेर कप कहाँ से किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, ठीक, टेनिस से संबंधित है लावेर कप। और ईरानी कप किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है ईरानी कप। और राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। और इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 का जीता है। 2023 में जो एडमिरल कप हुआ था किसने जीता है? इटली ने जीता है। कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर एडमिरल कप का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत का यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बैकहम किस खेल से संबंधित है? तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बैकहम है जो किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया गया था, जबकि फरवरी 2023 में आयुष्मान खुराना को भी बाल अधिकारों के नेशनल एम्बेसडर बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? कौन है जो है पूछ रहा है, कौन सा है जो संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है? तो संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कौन है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ईरान है जो संघाई संगठन सदस्यों का संगठन के सदस्य है। कौन है? ईरान। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। संघाई सदस्यों का गठन सदस्य देश ईरान है। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश ईरान है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नया एवं 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है। 9वां सदस्य देश बना है कौन? ईरान। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश क्रमशः भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है दोस्तों। आसियान संगठन में तिमोर लेस्ट को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। तिमोर लेस्ट कौन है? तो आसियान में शामिल होने वाले 11वें सदस्य, जबकि पहले आसियान में कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। इसमें तिमोर लेस्ट को शामिल कर लिया तो अब आसियान में 11 सदस्य हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम हिंदू पुस्तक लेखक शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। शशि थरूर वाई आई एम हिंदी के लेखक है। वाई आई एम हिंदी के लेखक कौन है? शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम सलमान रुश्दी के पुस्तक के बारे में देखें
तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक का लिखे हैं। और इसमें यदि हम देखें चेतन भगत का और चेतन भगत की पुस्तक के बारे में देखें तो 400 डेज रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत का है। और इसमें कुछ और पुस्तक के बारे में देखें जैसे डॉक्टर हरिवंश राय तो 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला हरिवंश राय की पुस्तक है। रोमिला थापर ने सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे हैं। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद का लिखा हुआ पुस्तक है। चिदानंद राजघट्टा ने कमला हैरिस और फेनोमेनल वुमेन के बारे में लिखा। कमला हैरिस फेनोमेनल के बारे में लिखी गई है। इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव ने लिखे है इकोनॉमिक्स गांधी। द फ्रैक्चर्ड हिमालय रिपुकुमार राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है 12 में पेरू राजधानी है तो पेरू किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। यदि हम लापाजा है जो बोलिविया की देश की राजधानी लापाजा है। बोलिविया की राजधानी क्या? लापाजा है। क्विटो लापाजा किसका है? बोलिविया के। क्विटो क्या किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है जो इक्वाडोर की राजधानी है। और बगोटा है या कोलंबिया देश की राजधानी बगोटा है। लीमा किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी लीमा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। इजराइल 30 नंबर प्रश्न में इजराइल दंस की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकल है। मोरक्को की मुद्रा क्या है? तो क्रोन किसकी मुद्रा है? मोरक्को की मुद्रा है। सॉरी, मोरक्को की मुद्रा नहीं है, क्रोन है जो ग्रीनलैंड की मुद्रा है। ग्रीनलैंड की मुद्रा को क्रोन कहते हैं दोस्तों। ग्रीनलैंड की मुद्रा को क्रोन कहते हैं। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा को दिरहम कहते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिरहम। और मोरक्को की मुद्रा को भी दिरहम कहते हैं। मोरक्को की मुद्रा को। रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। यूरोपियन संघ की मुद्रा को यूरो कहते हैं। पेरू की मुद्रा को न्यू सोल कहा जाता है। पेरू की मुद्रा को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इजराइल की मुद्रा को न्यू शेकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया गया है 14th नंबर में किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? 4 ऑप्शन इसमें से ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें अब 2021 में नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसका बदल दिया गया? 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। राजीव गांधी का नाम बदल करके। और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15 में कहा जा रहा है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। तो भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि 35 डिग्री सेल्सियस होती है प्रति किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में वायुमंडल में जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है वायुमंडल में जाने पर। और पृथ्वी के ऊपरी भाग में 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि 35 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 31। ये आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि प्रश्नों का जो क्रम है वो बदलता जा रहा है। अभी हम लोग देखे थे 15, उसके बाद 31। तो इसमें जीके का जो भी प्रश्न है वही मैं केवल लाया हूँ। और इस कारण से कुछ जीके यहाँ दिया हुआ है, कुछ अगले चैप्टर में अगले पेज में दिया हुआ है। इस कारण से मैं उसे एक जगह
किया हूँ, इस कारण से ऐसा है। नंबरिंग इधर उधर है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल आप पढ़िए। देखिए इसमें दिया गया है 31 में, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसे हमको पहचान करनी है कौन सा कथन सही है। इसे हम लोग देखेंगे 31 नंबर में। कथन में कहा गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, निगमित किया गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद यदि हम देखें खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये गलत है, जयपुर में स्थित नहीं है, जयपुर में स्थित नहीं है। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना 1972 में हुई है और इसकी मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि जयपुर में। कहाँ इसकी मुख्यालय है? नागपुर महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 गलत है और कथन 1 और 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निवेश कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कथन और यहाँ पर इसका आंसर है। इसमें है 2005 पे बनाया गया था निवेश कोष, भारत का जो निवेश कोष 2005 में बनाया गया था, ये कथन सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के प्रोत्साहन करने वाली योजनाओं में किया जाता था, तो ये भी सही है। इसे 2018 में भंग कर दिया गया, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में प्रश्न में कहा गया दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यदि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंक, जो 1935 में बने थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, और इसी प्रकार कंपनी के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग था, कंपनी के अंतर्गत। अब भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यदि भारतीय पूछ दे तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, भारतीय पूछे तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हसरत मोहानी थे। पंडित नेहरू ने मंत्री परिषद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे और 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 34 में सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे दोस्तों। गुरु नानक देव के अनुयायी ही सिख कहलाए और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ये भी प्रश्न पूछता गुरु नानक देव किस बादशाह के समकालीन थे? तो बाबर हुमायूं के समकालीन थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को अध्यात्म ज्ञान प्राप्त का अभ्यास हुआ था। कब? 1496 ईस्वी में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय चलाया था। गुरु नानक जी की 1539 में करतारपुर में मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी? करतारपुर में 1539 में। उसके बाद गुरु रामदास जी अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना किन्होंने किया था? गुरु रामदास ने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे। सिखों के छठे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे।
और इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखें तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा जा रहा है पुरातात्विक स्थल सुरकोटड्डा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटड्डा है जो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, गुजरात में स्थित सुरकोटड्डा। ऑप्शन नंबर डी सही है। लोथल एवं सुरकोटड्डा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुरकोटड्डा, लोथल और सुरकोटड्डा दोनों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत में सिजदा एवं पैबोस सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला था। बलबन ने कब से कब इसका कार्य चलता? 1266 से 87 तक। बलबन ने विषय में कहा था कि उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और बलबन एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था, दीवाने अर्ज। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने किया था। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? तो नासरुद्दीन मोहम्मद ने। मंगोल नेता चंगेज खां भारत के सिंधु क्षेत्र में इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सी घटना थी? तो चंगेज खां भारत आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 तक इसकी कार्यकाल थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 में कहा गया कंडाली महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कंडाली महोत्सव है, कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। किस देश में? उत्तराखंड में। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में कंडाली महोत्सव किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 में कहा गया है नृत्य शैली चेरी का उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? नृत्य शैली चेरी का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बिहार के यदि नृत्य शैली का देखें तो इसमें लोक नृत्य है झिझिया और झुमरी डांस। झुमरी डांस और झिझिया कहाँ का? बिहार का है। पश्चिम बंगाल का देखें तो जात्रा और बॉल लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। और इसमें मिजोरम का यदि देखें तो जेरोकॉन जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 39 नंबर प्रश्न में क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। विराट कोहली विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। विराट कोहली वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व कप 2023 के दौरान विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 50 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक लगाने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और कुल 4 बार विश्व कप क्रिकेट खेलने की मेजबानी भारत को हुई है 2023 में। कितने बार? कुल 4 बार भारत में विश्व कप क्रिकेट हो चुका है। और क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया कुल 6 बार वनडे विश्व कप जीता है। सबसे ज्यादा वनडे विश्व कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में कहा गया है दोस्तों हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया था? तो पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? पुष्पा भारती को दिया गया था 2023 में। यदि 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देखे तो कोकनी लेखक दामोदर मौजा को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न को 41 में देखें। 41 में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछे तो बजाहत हबीबुल्ला थे। देश के पहले सूचना आयुक्त बजाहत हबीबुल्ला थे। देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो दीपक संधू बनी थी देश की पहली महिला सूचना आयुक्त। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी दोस्तों।
नेक्स्ट की ओर प्रश्न की ओर चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 में कहा गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो चिकित्सा लाभ के संबंध में कौन सा सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, कौन से कर्मचारियों को? तो ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ का संबंधित सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान वर्ष 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1911 में पहली बार गाया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया है। कौन से संस्करण को? हिंदी संस्करण को। और यह कौन सी भाषा में मूल रूप से है? तो बांग्ला भाषा में है जनगण मन। और कब इसे अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 में भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगान के समय 52 सेकेंड है दोस्तों। कितना? 52 सेकेंड है। और संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। यदि हम देखें राष्ट्रगान जो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो कौन अध्यक्षता कर रहे थे, जो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, वो बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। और राष्ट्रगान को 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है। और राष्ट्रगान के बैंड धुन को बनाने वाला श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। संसद सत्र के शुरू होने के समय जनगण मन से और सत्रवासन के समाप्त होने के समय वंदे मातरम से होता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताया हूँ आपको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 में कहा गया है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या किए थे। ठीक है, उधम सिंह ने किए थे। वर्ष 1940 के लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके विरोध में ही उधम सिंह ने माइकल ओडायर की मृत्यु यानी हत्या कर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में कहा गया चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चलिए ये देखें, तो चौरी चौरा कांड है जो 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 5 फरवरी 1922 के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने को आग लगा दिया था और थाने में 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर 22 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना में से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। और इसी चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने कहा था कि यह हमारी हिमालय जैसी भूल है। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर विद्रोह किसने किया था? विरोध किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जबकि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यदि हम इसमें देख ले 1919 को देखें, ऑप्शन नंबर सी 1919 को देखें तो इसमें क्या है? तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था वर्ष 1919 में, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। 1917 को देखें तो 1917 में भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था 1917 में। और 1913 को देखें तो 1913 में 1 नवंबर 1913 में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बेगम हजरत महल थे जो लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और सैनिक विद्रोह के बाद 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद पुनर्गठन के मामले की जांच हेतु
पील कमीशन की नियुक्ति किया गया था 1858 में। 1858 में पील कमीशन की नियुक्ति किसके लिए किया गया था, ये प्रश्न पूछता है। पील आयोग किसकी नियुक्ति के लिए किया गया था, तो 1857 के विद्रोह के जांच के लिए पील आयोग लाया गया था दोस्तों। और 10 मई 1857 के दिन मेरठ में की पैदल टुकड़ी ने 20 एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, पामस्टन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। यदि कुछ और क्षेत्र के बारे में देखें, दिल्ली में नायक कौन थे, तो दिल्ली में 1857 के नायक बहादुर शाह जफर थे और सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। कानपुर में कौन थे 1857 के नायक, तो नाना साहेब, जिसे धुंधु पंत भी कहते हैं, और सैन्य नेतृत्व में टाटा टोपे कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और फतेहपुर में अजीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। 462 में काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र में प्राप्त होता है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र देखें तो लेटराइट मिट्टी है जो आपको कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में के पर्वतीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 में। प्रश्न नंबर 63 में दिया गया है अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर कहाँ अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा है हमसे। तो अरल सागर है, अरल सागर जो आपको कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर स्थित है। अरल सागर कहाँ कहाँ स्थित है, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। सुसीमा जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। सुषमा जल संधि बॉक्स जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। बॉक्स जल संधि सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 64 में। 64 में कहा गया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुआ था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष एवं एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। और तीसरी बैठक जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें प्रस्ताव को जो उद्देशिका है उसे लाने की बात कही गई थी। किसमें, तो तीसरी बैठक में। और यदि हम देखें इसमें बी.एन. राव अम्बेडकर जी हैं जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। भारत के संविधान के पिता और आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता एवं आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। और भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ किस क्षेत्र से हुआ था, तो बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। और बाद में विभाजन के बाद वो बम्बई के विधानसभा क्षेत्र से नियुक्त हुए थे। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप में 114 दिनों तक विचार हुआ। और संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान निर्माण करने में। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 में कहा गया दोस्तों, इसमें दिया गया है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है तो लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है।
लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं दोस्तों। और लोकसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा के गठन के बारे में किसमें दिया गया? अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और अनुच्छेद 83 के 2 में लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख 5 वर्ष तक होगा। लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक चलेगा? ये किसमें दिया गया? अनुच्छेद 83 के 2 में दिया गया है। 5 वर्ष तक होता है लोकसभा का कार्यकाल। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम यंगर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? अनंत सैनम यंगर थे। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तावित किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 109 में दिया गया है। 109 में दिया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे, अनुच्छेद 109 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 में कहा गया भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्तियों की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो उम्मीदवारों को किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ब्रिटेन देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया 67 में बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी मौलाना मजरूल हक थे। सभी का डिटेल यदि बताऊंगा दोस्तों तो ये वीडियो कम से कम 1.5 घंटे का होगा, इसलिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। देखिए, होम रूल लीग की अध्यक्ष बिहार में मौलाना मजरूल हक थे। मजरूल हक एक फकीर कहा जाता है, मजरूल हक को फकीर कहते हैं। और बिहार होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था, दिसंबर 1916 में। बिहार होम रूल लीग की स्थापना पटना में किया गया था दोस्तों, और इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जबकि मौलाना मजरूल हक द मदरलैंड नामक समाचार पत्र निकाले थे 1921 में। तो मजरूल हक ने बिहार होम रूल लीग की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट में है 1857 की क्रांति में पटना का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में पटना का विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था दोस्तों। पीर अली ने 1857 में पटना का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति मंगल पांडे थे 1857 की क्रांति में। बिहार में विद्रोह शुरुआत 12 जून 1857 को रोहनी गांव देवघर में हुआ था। 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाले अंतिम नायक कौन था? तो तात्या टोपे था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है और बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। पीर अली ने पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और पटना के विद्रोह को बलपूर्वक किसने दबाया था? तो वो था विलियम टेलर। तो ऑप्शन नंबर सी कौन है पटना का? तो पीर अली। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 69 नंबर में। इसमें कहा गया है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता है जो भारत और चीन के बीच हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कब? तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता में चीन भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम पर समझौता पर आधारित था। नेहरू पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म के से ग्रहण किया था। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा अन्य राष्ट्रों के बीच न्याय एवं संपूर्ण सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील भारतीय विदेश नीति का आधार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 70 नंबर प्रश्न में। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध के बारे में देखें तो अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़े गए थे। पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी तक लड़ा गया था। पहला अफीम युद्ध
कौन राजवंश था? किंग राजवंश था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 के बीच लड़ा गया था दूसरा अफीम युद्ध। और दूसरी अफीम युद्ध की को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा अफीम युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस द्वारा चीन के खिलाफ लड़ा गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के खिलाफ लड़ा गया दूसरे अफीम युद्ध में। तो हमसे पूछा गया है कि अफीम युद्ध किन के बीच था। तो अफीम युद्ध को देखें तो अफीम युद्ध भारत ब्रिटेन और चाइना के बीच था। ब्रिटेन और चाइना के बीच यानी चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में कहा गया मनात किस देश की नई मुद्रा है? मनात है जो अजरबैजान की नई मुद्रा है मनात। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अजरबैजान है जो एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश है अजरबैजान। और वर्ष 1991 में नई देश के रूप में ये सम्मिलित बना था अजरबैजान सोवियत संघ से अलग होकर के। यदि अंडोरा देखें, अंडोरा है, अंडोरा की मुद्रा क्या है? यूरो होगा। इसकी राजधानी ला विल्ला होगा। अंडोरा की राजधानी ला विल्ला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 72 नंबर प्रश्न में। 72 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें दिया गया है दोस्तों 72 नंबर प्रश्न में कि नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? तो नूर संतारा है जो इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन है? नूर संतारा। नूर संतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी को जाना जाता है दोस्तों। इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर नगर प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। यदि मलेशिया की राजधानी देखें तो कोलालमपुर है मलेशिया की राजधानी। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर है। ठीक है, मलेशिया को चोटी किनाबालू कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी क्या है मलेशिया की? तो किनाबालू है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर दोस्तों। 73 में कहा गया है, इसमें 73 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में सही है? ये कथन पूछा है। तो भारत ने यक्षमा अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया है। तो कथन एक गलत है। दो में देखते हैं कौन सा सही हमसे पूछा है। श्रीलंका भूटान बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 में। 74 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों? तो वर्ष 2009 से 10 को ग्राम सभा वर्ष पहली बार घोषित किया गया था। 2009 से 10 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 75 में। इसमें कहा गया संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट भारत के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया 73वें संविधान संशोधन। और भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 के घ के 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। भाग 9 के अनुच्छेद 243 के घ के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 91 में। 91 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक बिहार में कब लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1999 में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब लाया गया था? तो 1999 में लाया गया था। यदि और देखें घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया था। दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में लाया गया था। दहेज उन्मूलन और 1956 में अनैतिक व्यवहार अधिनियम लाया गया था।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 692 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड ओमाल मॉडल था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि और एवं सिंचाई के क्षेत्र में था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1928 में पूर्व सोवियत संघ के रूप में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो एस के डे को भारत के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे सुरेंद्र कुमार डे। अब वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ करने का इनका योगदान है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास के उद्देश्य से चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बी आर मेहता भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार हैं। बी आर मेहता कौन है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार है बी आर मेहता। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न में 94 नंबर प्रश्न में भारत का सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो तापस मजुमदार समिति का संबंध किससे था, तो ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष वर्ग की आयु के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तापस मजुमदार समिति लाया गया था। ठीक है, और यह 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए लाया गया था। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था, जबकि वर्ष 2010 में संबंधित अधिनियम बनकर शिक्षा को अधिकार प्रभावशाली बन गया था। शिक्षा का अधिकार कब बना, 2010 में बना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 95 में दिया गया है विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। तो ग्राम पंचायत के जो 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर, तो 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाया जाना आवश्यक होता है। 15 दिनों के अंदर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों। ग्राम पंचायत की बैठक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सामान्य बैठक की सूचना देने की अवधि कितनी है, 7 दिन पहले। और विशेष बैठक बुलाने की अवधि कितनी होगी, 3 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। और 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक पर बुलाने की अवधि की सूचना देने के लिए 15 दिन पहले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जानुका हड्डी होता है जो शिशुओं में जन्म के समय नहीं होता है। जानुका हड्डी जिसे पटेला कहते हैं, पटेला होता है जो नहीं होता है। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात शिशु के कितने हड्डियों की संख्या 300 होती है। एक युवा और वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या कुल 206 होता है। ठीक है। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि स्टेपी जो कान की अस्थि होती है, और सबसे बड़ी अस्थि आपसे पूछते सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है, फीमर जो जांघ की अस्थि होती है। और यदि अस्थियों को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट का प्रयोग किया जाता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ना है तो लिगामेंट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हड्डी से हड्डी को लिगामेंट। और हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। और टेंडन है जो हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ता है, टेंडन। ठीक है। और यदि हम देखें हड्डी का निर्माण संयोजी उत्तकों से होता है, हड्डी का निर्माण। और समानता अस्थियों में जल 20 से 22% होती है। मानव शरीर में सबसे
मजबूत हड्डी कौन है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। 97 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी स्त्री केसर है, एक फूल का भाग है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दल पुष्प एवं दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जायांग पाए जाते हैं। पुमंग तथा जायांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। प्रजनन क्रिया में पुमंग एवं जायांग भाग लेते हैं। और प्रत्येक पुष्प में स्त्री केसर एवं पु केसर दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प को उभयलिंगी लिंगी कहते हैं, जैसे धान, गेहूं, सरसों, तिल, दलहन, ये सब उभयलिंगी पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 98 में। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इस कथन को देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए हम राष्ट्रीय वनीकरण एवं और पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1992 में। और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना 1864 में किया गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 99 में है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो एक ही दिशा में खींचने के कारण बृहद ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 100 में। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षारीय होते हैं। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था और इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं दोस्तों। 7 आवर्त, ये आवर्त हो गए और ये वर्ग हो गया, तो 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। और प्रथम आवर्त में क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोस्ले ने 1913 में। यदि आवर्त सारणी की खोज आपसे पूछ ले, आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। परंतु और मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थे उसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले थे। और मोस्ले द्वारा जो आवर्त सारणी खोजा गया था उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। ठीक है। यदि हम आपको कुछ और आवर्तों की बात बताएं, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, द्वितीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तृतीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं, चतुर्थ आवर्त में 18 तत्व होते हैं, पांचवा आवर्त में 18 तत्व होते हैं, छठा आवर्त में 32 तत्व होते हैं और सातवां आवर्त में अधूरा है। तो आप याद रख सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम लोग कौन सुमेलित नहीं है। मेलाटोनिन है जो क्या है? निद्रा का नियंत्रण करता है, ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण करता है, ये भी सही है। और गैस्ट्रिन रक्तचाप को नियमित करता है, ये गलत है दोस्तों। गैस्ट्रिन है जो रक्तचाप को नियंत्रित नहीं करता है। गैस्ट्रिन एक जठर हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से प्रेषित पार्श्व कोशिकाओं को छिपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्नाशय के रस और पित्त स्राव से प्रोत्साहित करना जठर गैस्ट्रिन का उपयोग है। तो हमसे करेक्ट कौन मैचिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा की दिशा को, प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित होता है। गैल्वेनोमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर को। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻⁶ एम्पियर से भी कम धारा मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापता है। एमीटर है जो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है।
गैल्वेनोमीटर है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है, प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। एमीटर है जो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को किस में लगाते हैं तो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर को, लेकिन गैल्वेनोमीटर में उसी में शंट को जोड़ दिए समांतर क्रम में तो वह एमीटर बन जाएगा। गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्टामीटर बनाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर को में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 थर्ड की ओर। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान यदि फ़ारेनहाइट में कहा गया दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए आपको। किसमें हमको पूछा गया? फ़ारेनहाइट में। यदि डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछता परम शून्य तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो फ़ारेनहाइट में परम शून्य तापमान -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर होगा। जब डिग्री सेल्सियस से पूछता तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर है। 104 नंबर प्रश्न को देखें। 104 में दिया गया, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? जब हम आलू के छिलका को उतारते हैं तो छिलके के रूप में पेरिडर्म यानी परितत्व को उतारते हैं, पेरिडर्म को उतारते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पेरिडर्म को उतारते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। 105 में कहा गया, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो प्राणियों पर दुष्प्रभाव इस प्रकार होता है कि इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राणियों के लिए हानिकारक है। जबकि हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को परिवहन करने का माध्यम है। हेमोग्लोबिन में आयरन फेरस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 121 की ओर। 121 में दिया गया है, किसी द्विमीमीय गति में तत्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य सत्य होगा? तो कौन सा कथन अनिवार्य रूप से सत्य होगा? तो चार कथन दिए हुए हैं, उसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। समान समय अंतराल के समान पथ दूरी तय करेगी। यदि द्विमीमीय गति में तत्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक हो, तब क्या होता है कि समान समय अंतराल में समान पथ दूरियां तय की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है। अनुप्रस्थ तरंगे किसके दिशा में कंपन करता है? तो लंबवत दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। 123 में कहा गया, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितनी है? तो वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में -390 ppm है। -390 ppm है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 124 नंबर प्रश्न में, ZX आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो नया तत्व 10वां समूह का होगा, 10वां वर्ग का होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या 2 स्थान पीछे खिसक जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 स्थान पीछे खिसक जाता है। और बीटा किरण उत्सर्जित करता है यदि कोई सक्रिय तत्व, तो परमाणु संख्या 1 स्थान आगे खिसक जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसमें हमें देखें तो कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, और जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका की घटकों को प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्मा का नाम किसने दिया था कोशिका के घटकों को? तो जे.ई. पुरकिंजे ने।
और लाइसोसोम की खोज डी दुब्बे ने 1955 में किया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 126 की ओर। इसमें दिया गया है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं का प्रयुक्त की जाती है। तो यह अभिक्रिया दिया हुआ इसमें प्रयुक्त की जाती है किस लिए? तो यह एक घटक अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया प्राकृतिक की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 127 की ओर। 127 में कहा गया है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, यह प्रश्न पूछा है। क्योंकि 4 इसमें ऑप्शन है। क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया है जो सेब और आइसक्रीम की माइक्रोकॉन्ड्रिया है जो क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, इसलिए उन्हें विलक्षण राइबोसोम और डीएनए होने के कारण विलक्षण कोशिकांग माना जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। माइक्रोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय इकाई झिल्ली से घिरे होते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसमें ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जो एटीपी संश्लेषण का कार्य करता है। इसे पावर हाउस भी कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 128 की ओर। 128 में कहा गया जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इत्र और अगरबत्ती में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है दोस्तों 129 में किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धारा 1, 2, धारा I, 2I, 3I प्रभावित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें से B3 सबसे बड़ा होगा, फिर B2, फिर B फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न में मेसनर प्रवाह संबंधित है। तो मेसनर प्रवाह किससे संबंधित है? मेसनर प्रवाह है तो अति चालकों से संबंधित है दोस्तों। अति चालकों से मेसनर प्रवाह संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मेसनर प्रवाह अति चालकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मेसनर प्रवाह अति चालक से है। 131 में चलते हैं। लिटमस विलयन में से प्राप्त होती है। लिटमस विलयन है जो किससे प्राप्त होती है? तो लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। हल्दी, लाल गोभी का रस और चुकंदर का रस तीनों अच्छे प्राकृतिक संकेतक के उदाहरण है दोस्तों। और निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अनील कर देता है। क्षार अनील अम्ल है जो नीले को लाल कर देता है, ठीक है, और क्षार है जो लाल को नीला कर देता है। लवण के घोल में डाले जाने पर प्रायः यह धातु हाइड्रोक्साइड को अक्षेपित करता है। क्षार फेनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है और क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 132 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो फिर से कैसे सक्रिय किया जा सकता है? मूल एम्बेडेड को हटा दिया जाता है तो रेसिडेंट के द्वारा फिर से सक्रिय किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 133 की ओर। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। समानतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। तो समानतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ पीवीसी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 134 में निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करती है? प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा अंग है? तो कॉर्निया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जबकि दृष्टिपटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कुछ उभरा हुआ पारदर्शी होता है उसे ही कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 135 नंबर प्रश्न की ओर।
135 में कहा गया भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। सर्वप्रथम ग्लाइकोजन है ग्लूकोज का एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन पुनः ग्लाइकॉन से प्रभाव से ग्लूकोज में बदल जाता है। यह जानवरों, कवकों और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। मैंने 75 प्रश्न जीके जीएस का और करंट अफेयर का मैं इस वीडियो में लाया था और मैं 75 प्रश्न इस अध्याय में प्रत्येक वीडियो में लाऊंगा जो प्लेटफॉर्म बुक से है। 75 प्रश्न का जीके जीएस करंट अफेयर का मैं लाऊंगा और ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।